भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। यह है भारत के चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसका गौरवशाली इतिहास हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वही भूमि है जहाँ के राजपूत वीरों ने अपने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए मुगलों के सामने झुकने की बजाय लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति देना बेहतर समझा। इस भूमि के योद्धाओं ने बार बार शौर्य, पराक्रम और बलिदान की परीक्षा पार कर भारत की रक्षा की है, और इसीलिए चित्तौड़गढ़ हमारे लिए देश प्रेम का प्रेरणा स्रोत है। पिछले 70 सालों से जो आज़ादी हम मना रहे हैं वो हमें यूं ही नहीं मिली। न जाने कितने सर तलवार से कट गए, न जाने कितने गलों को फांसी लग चुकी है, हजारों सीनों ने गोलियां झेली हैं, अनगिनत शरीर चीथड़े चीथड़े हुए, तब जाकर हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। और आज भी हमारी सेना अपना खून बहा रही है ताकि आप और मैं चैन की सांस ले सकें। हम सब इन शूरवीरों के ऋणी हैं। तो आइए आज बात करते हैं भारत के शौर्य गाथा की और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भारत के इन वीरों को। रामायण और महाभारत दोनों ही ऐसे युद्ध थे जो कि अपने गौरव और अधिकार की रक्षा करने के लिए लड़े गए थे। पुरुवंशी सम्राट पोरस और सिकंदर का वो ऐतिहासिक युद्ध, जहां सिकंदर जीत कर भी हार गए और पुरु हार कर भी जीत गए थे, भारत कभी भुला नहीं सकता। पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच की तरेन की लड़ाई, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना की हल्दी घाटी की लड़ाई आज भी राजपूत सम्मान का प्रतीक है। मराठा साम्राज्य स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब को नाको-चैनी चबवाना, गोंदवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती का अपने पति की मृत्यु के बाद आसफ खान को बार बार युद्ध में पराजित करना, रानी लक्ष्मीबाई का 1857 की बगावत में अंग्रेजों को जोरदार टक्कर देना भारत कभी भुला नहीं सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश हुकूमत से टकराव हम आज भी गर्व से याद करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जो चिंगारी जलाई, वो आग बनकर पूरे देश में फैल गई और लाखों करोड़ों भारतीय उसमें कूद पड़े। तब जाके हमें आज़ादी नसीब हुई। आज हर उस जाने अनजाने स्वतंत्रता सेनानी को हमारी तरफ से शत शत नमन। आज़ादी के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी का भारतीयकरण हुआ भारतीय सेना के रूप में। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हमारे पहले आर्मी चीफ बने, और इसीलिए 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना के 3 विभाग हैं। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय थल सेना, इंडियन एयरफोर्स मतलब भारतीय वायुसेना, और इंडियन नेवी मतलब भारतीय जल सेना। हमारी सेना आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। 1999 में जब मई में कुछ खबर मिली हमको कि कुछ आतंकवादी और कुछ लोग पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमारे कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में आ गए हैं, तो उस वक्त हमारी बटालियन को टास्क मिला मश्को वैली में इन पाकिस्तानी नुमाइंदों को वहाँ से
भगाने का और उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने का टास्क मिला। जो वो लड़ाई थी कारगिल की, बहुत ही सख्त लड़ाई थी, क्योंकि हाइट थी 17,000 फीट, जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता था। एक जवान जो कि 20 से 25 किलो लेके जाता है आम तौर पर, वहाँ पे वो 15 से केजी से ऊपर नहीं लेके जा पाता, बिकॉज़ वहाँ पे टेरेन बहुत ही खतरनाक और मुश्किल थी। ऐसी परिस्थितियों में हमारी बटालियन ने 2 तरफा हमला किया पिंपल कॉम्प्लेक्स में, और अपना जो ऑब्जेक्टिव था, पूरा पिंपल कॉम्प्लेक्स को 4 दिन के अंदर हमने कैप्चर किया। इस लड़ाई के वक्त मेरा एक ऑफिसर, एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 34 अदर रैंक्स शहीद हुए, और उसमें तकरीबन 120 जवानों को गन शॉट वूंड और आर्टिलरी के स्प्लिंटर लगे थे। पर हमारी यूनिट ने ये जो टास्क मिला था उसको पूरा किया उस वक्त। इसी से खुश होकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो थे उस टाइम, उन्होंने इमीडिएटली हमारी यूनिट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड दे दिया। और ये एक बहुत ही ऑनर की बात होती है किसी यूनिट को कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड, वो भी 24 घंटे के अंदर ऑपरेशंस के बाद मिला। पूरे जो इस ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे हमारी यूनिट को मिले थे, जिसमें 1 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 6 सेना मेडल और तकरीबन 21 हमारे मेंशन इन डिस्पैचेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स थे। जो सम्मान आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है वो मेरे ख्याल किसी भी फोर्सेस में नहीं मिल सकता। अभी मॉडर्नाइजेशन चल रही है इंडियन आर्मी में। जैसे कि आपको पता है, हमने राफेल जेट्स खरीदे हैं और रशिया से भी हमने नेवी के लिए कुछ सबमरीन्स लिए हैं, आर्मी के लिए हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स लिए हैं, और अभी हम पर्सनल वेपन्स जो हैं वो अच्छे वाले ले रहे हैं। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि और 10 साल के अंदर अगर ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस ठीक रहा, चालू रहा, तो हम अपनी इंडियन आर्मी को वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन आर्मी कहलाने का मौका दे सकते हैं। आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत सेना ने हैदराबाद के निजाम को हराकर हैदराबाद को भारत में शामिल करवाया। 1961 में सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव को पोर्चुगीज शासन से मुक्त कराया। एक संघर्ष ऐसा है जो निरंतर हमारी सेना के सामने रहा है। 1947 में कश्मीर को लेके पाकिस्तान के साथ हमारा पहला युद्ध हुआ। हमने ये युद्ध जीत लिया था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप से युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। 1965 में पाकिस्तान से हमारा दूसरा युद्ध हुआ। तब भी जब युद्ध विराम घोषित हुआ था, हम लगभग लाहौर तक पहुंच गए थे। फिर 1971 में जब तीसरा युद्ध हुआ तो 2 हफ्तों में पाकिस्तान को हराकर हमने ये युद्ध समाप्त किया और साथ ही बांग्लादेश को भी आजाद करवाया। 1999 में फिर हमने पाकिस्तान को कारगिल में धूल चटाई। लेकिन पिछले कुछ दशकों से पाकिस्तान ने इस संघर्ष को विकृत रूप देकर हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का घिनौना कार्य शुरू कर दिया है, जिसका खात्मा करने के लिए हमारी सेना ने शौर्य, साहस और बल की नई परिभाषा रची है। 2017 की और 26 फरवरी 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक्स इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जब हमारी सेना कोई युद्ध जीतती है तो हम पूरे देश में उसका उत्सव मनाते हैं, लेकिन जब एक सैनिक युद्ध स्थिति में होता है तो उस पर क्या बीतती है, उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं 1971 के पाकिस्तान वॉर के योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीर उद्दीन शाह से। सन 1971 में हमें पता चल गया था कि क्योंकि 6 मिलियन रेफ्यूजीज हिंदुस्तान में आ गए थे, तो हिंदुस्तान को कोई और चारा ही नहीं था कि बांग्लादेश को लिबरेट करें और उन रेफ्यूजीज़ को वापस भेजें। तकरीबन अक्टूबर में जनरल मैनेक्शॉ, जो बाद में फील्ड मैनेक्शॉ बने, वो हमारे डिवीज़न में आए। हमारा बैटल एक्स डिवीज़न था और उन्होंने सब
ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और बात की, और उन्होंने एक टेबल बिछी हुई थी जिस पे एक फौजी कंबल था और एक कुर्सी थी और एक माइक था, तो उन्होंने हटाया और टेबल के ऊपर चढ़ गए और अपने हाथ यहाँ रख के कहा कि मैं आप लोगों को ड्यूटी दे रहा हूँ कि जो है विजय यानी विक्ट्री मस्ट बी आवर्स, और कहा आई एम सेंडिंग यू अक्रॉस। और 3 नसीहतें, 3 एडवाइस उन्होंने दिए। एक तो सबसे पहला, जो बंदी हैं फौज के उनके साथ बुरा सलूक नहीं होगा। दूसरा, यानी आप किसी का सामान चोरी नहीं करेंगे, नो बूटी। और तीसरा उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की औरतें हैं उनसे दूर रहिएगा। उन्होंने ये चीज़ कह के टेबल से कूदे, हमारे साथ एक कप चाय पी और उड़ गए। तो हमें कोई शक नहीं रहा। तैयारी तो हम पहले से ही कर रहे थे, अगस्त से ही। फिर बिल्कुल हम उसमें जुट गए और बहुत सारा इक्विपमेंट जो हमारा शॉर्टेज थी, जो कमियाँ थी, वो पूरी हो गई। रिजर्विस्ट आ गए और हम 2 दिसंबर को बिल्कुल तैयार थे कि उससे पहले पाकिस्तान ने हमारे एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया जोधपुर में, और साथ में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, यानी हमें रोकने की कोशिश की। तो हमारा तो एम था कि इस्लामगढ़ जाएं। हम लोग एक जगह थी तनौट, वहाँ थे कॉन्सेंट्रेटेड। एक जो हमारा जो एक बैटरी जिसको कहते हैं कंपनी आर्टिलरी में, उसको बैटरी वो लोंगेवाला में थी। तो 3 या 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान का एक आर्मर्ड कॉलम अंदर घुसाया और हमारी पूरे पोस्ट को घेर लिया। तो हमें हुक्म मिला कि नहीं, आप अभी रहीम यार खान छोड़िए, अब आप लोंगेवाला की तरफ जाइए। तो हम वहाँ बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि एक ही सड़क थी, बहुत सिंगल रोड थी और हज़ारों गाड़ियाँ और सब उधर मूव कर रही थी। हम लोंगेवाला पहुँचे और हमने पूरी रेजिमेंट जो है वो डिप्लॉय की और फायरिंग करते रहे। अगले सुबह यानी हम लोगों ने एयरफोर्स को बुलाया और हमारे हंटर्स आए और उन्होंने तकरीबन 30 पाकिस्तानी टैंक को नाश कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे हमें बहुत राहत मिली और 1-2 दिन के लड़ाई के बाद पाकिस्तान वापस विड्रॉ करने लगा। कश्मीर के बडगाम ज़िले में एक मेजर तैनात थे जब वहाँ पर 700 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया। इन सैनिकों के पास बंदूकों के साथ साथ मोटर्स भी थे और इसके मुकाबले मेजर की बटालियन में बहुत ही कम सैनिक थे। और उसके ऊपर से इन पाकिस्तानियों ने मेजर की बटालियन को 3 तरफ से घेर लिया था। तब ये मेजर स्वयं आगे बढ़े और डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया। पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन तभी मोटर का एक गोला मेजर के पास आके गिरा जिसमें वो शहीद हो गए। लेकिन मरते मरते उनकी जुबान पर यही शब्द थे कि दुश्मन सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक हमें लड़ना होगा। ये कहानी थी परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ की। दुश्मन के सामने अद्वितीय साहस दिखाने पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आज तक 21 परमवीर चक्र प्रदान किए जा चुके हैं, जिसमें से 14 मरणोपरांत दिए गए हैं। आइए देखते हैं इन परमवीरों की एक झलक। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। हम जब भी बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से जब सफ़र करते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि इन्हें सुरक्षित कौन रखता है? किसी भी तरह का हमला हो या नैसर्गिक आपदा आन पड़े या कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए जहाँ पे सिविल फोर्सेस उसका मुकाबला ना कर पाए, वहाँ सेना ही मोर्चा संभालती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारी सेना का जवाब नहीं। भारतीय सेना
अपने राहत कार्य के लिए प्रतिष्ठित है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी हमारा IPKF अपनी जान की बाजी लगाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मैं आपको मिलवाती हूँ 17 राजपुताना राइफल्स के रिटायर्ड कर्नल अनिल भाटिया जी से। इनका परिवार 3 पुश्तों से आर्मी और देश की सेवा करता चला आ रहा है। कारगिल की लड़ाई में पोस्टेड कर्नल भाटिया हमें बताएंगे कि सेना स्वयं मुश्किलों का सामना करके भी कैसे देश के लोगों को मुश्किलों से निकालती है। मेरी जो याद है, मेरी तो तब की याद है कि तब भी हम ऑपरेशन सद्भावना किया करते थे। आज भी हो रहा है। आज तो काफ़ी लार्ज स्केल पे करने की कोशिश की जाती है। तब भी हम जहाँ पर भी हो हम गांव वालों की वहाँ हेल्प करते थे। हम टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए, मारने के लिए तो हम गांव-गांव ऑपरेशन लॉन्च करते ही थे, पर उसके साथ साथ हम जिस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि जो नॉर्मल वहाँ की जो जनरल पब्लिक है उनको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। कैप्टन हनीफुद्दीन ने भी 1998 में 11 राजपुताना राइफल्स में कमीशन लिया। जब वो सियाचिन से डी इंडक्ट होकर नीचे आए तभी कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चेंज हो चुकी थी। तुर्तुक सब सेक्टर में उनको अपनी कंपनी के साथ सीधा तुर्तुक सब सेक्टर भेजा गया, पर तुर्तुक सेक्टर में एक फीचर था जिसकी हाइट थी 0.5590, मीन्स इट्स अबाउट तकरीबन 19,000 फीट। ये फीचर करचन ग्लेशियर एक जगह है वहाँ पर, और पाकिस्तानीज़ ने विंटर्स के दौरान ये हाइट को ऑक्यूपाई कर रखा था। कैप्टन हनीफुद्दीन को पेट्रोल लीडर बनाया गया और उनको ये टास्क दिया गया कि वो करचन ग्लेशियर से होते हुए 0.5590 की तरफ, और अगर दुश्मन कम मात्रा में है तो उस फीचर को अटैक करके ऑक्यूपाई करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि वहाँ पर दुश्मन जो है वो कितनी मात्रा में है। 6 जून को जब वो अपनी टीम के साथ, कमांडो पेट्रोल के साथ 0.5590 और एरिया सैडल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे, उस वक़्त दुश्मन ने वहां से गोलाबारी उनके ऊपर शुरू कर दी। उन्होंने टैक्टिकली बहुत बहादुरी से लड़ते हुए ये कोशिश की कि वो 0.5590 या पोर्शन ऑफ 0.5590 के किसी बंकर को वो कैप्चर कर सकें। और इसी लड़ाई के दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन, सूबेदार मंगेज और राइफलमैन परवेश, ये 3 हमारे जो बहादुर सोल्जर्स थे, ये वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन हनीफुद्दीन को और सूबेदार मंगेज को अपनी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने वीर चक्र प्रदान किया। 2015 में चेन्नई में आई भारी बाढ़ में हमारी थल, जल और वायु सेना ने मिलकर ऑपरेशन मदद के तहत हजारों फंसे हुए लोगों को बाढ़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 2014 में जम्मू और कश्मीर की बाढ़ में वहां की सड़कें टूट गई थी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक ठप हो गए थे। हजारों लाखों लोग अपने घरों में बिजली, पानी और खाने के बगैर फंस गए थे। ऐसे वक्त में हमारी सेना के तीनों विभागों ने लोगों को घरों से निकालकर रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाया और उनकी जानें बचाई। इसी तरह 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में, 2015 के नेपाल भूकंप में भारतीय सेना ने राहत कार्य जारी किए। एक नई पहल के रूप में भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का मकसद है कश्मीर के लोग और सेना के बीच के संबंधों को बेहतर बनाना और लोगों की सोच को बदलना। और इस ऑपरेशन का नारा है, जवान और आवाम, अमन है मकाम। ऑपरेशन सद्भावना के तहत बुनियादी सुविधाएं, मेडिकल केयर, महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण,
खेल प्रतियोगिताएं और एजुकेशनल टूर्स आयोजित करने की पहल की जा रही है। लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए इन सारी योजनाओं को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही हमारी सेना कश्मीर के युवाओं को हमारे देश के अन्य राज्यों में भेजती है ताकि वो जाने कि भारत उनका है और वो कितना अच्छा है। अब तक लगभग 450 करोड़ रुपए इसके विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च किए जा चुके हैं। कश्मीर के लोगों के नजदीक जाकर उनके साथ आपसी विश्वास और भरोसा जगाने का भारतीय सेना का एक दृढ़ संकल्प है ऑपरेशन सद्भावना। आज हमारी सेना हमें हर हमले से, हर आतंक से सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर 24 घंटे दुश्मन पर निगरानी रखे हुए हैं और इसीलिए भारत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है। जब हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो हमें कभी अंदाजा ही नहीं होता कि इसमें हमारी सेना का कितना बड़ा हाथ है। हमारा जन्म भारत में हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम अपने इन योद्धाओं को और इनके परिवारों को उचित सम्मान दें और इन्हें अपनी धरोहर की तरह संभालें। तो ये थी भारत के शौर्य गाथा की बात। आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात। सच्चे भारत की बात।